पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए आए दिन राजनीतिक पार्टियां कभी कोई रैली निकाल रही हैं तो कभी कोई दूसरे और कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और जनता को संबोधित कर रही हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में पदयात्रा की। कॉलेज स्ट्रीट से शुरू हुई 4.5 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा धर्मतल्ला इलाके में खत्म हुई और इसके जरिए उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ममता बनर्जी लगातार सड़क पर उतरकर वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही हैं जिनसे बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा जा सके। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि लगातार पदयात्राओं के बावजूद क्या ममता फिर एक बार सत्ता पर वापस काबिज हो पाएंगी। इससे पहले कल भी ममता बनर्जी ने 4 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। निशाने पर केंद्र सरकार थी। इस रोड शो के बहाने ममता की कोशिश बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाना और केंद्र सरकार को घेरना था। गैस के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भी ममता के रैली में देखिए एक जत्था महिलाओं का ये है कि यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर का यहाँ पर कटआउट बनाकर ये लोग यहाँ पर रैली में लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और ये नारेबाजी जो हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ और जो गैस सिलेंडरों की कीमत लगातार बढ़ रही है उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला दिवस के अवसर पर काफ़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो महिलाएं जो हैं वो गैस सिलेंडर का कटआउट लेकर यहां पर ममता बनर्जी के पदयात्रा में शामिल हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। और अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता में मौजूद हैं। अमित, ऐसे में जबकि ये चुनाव तो पश्चिम बंगाल का है, प्रदेश का है, लेकिन वो मुद्दे उछल रहे हैं जिनसे केंद्र सरकार को भी घेरा जा सके। किस तरह की चर्चा प्रमुख तौर पर और कौन से मुद्दे हैं जो अब सड़कों पर दिखाई भी दे रहे हैं? जी प्रशांत, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड में विशाल जनसभा को संबोधित किया था, ठीक वैसा ही जो आज उसका जवाब के तौर पे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी का जो ये पदयात्रा कॉलेज स्ट्रीट से उन्होंने शुरू किया और उसके बाद धर्मतल्ला पे जाकर ख़त्म किया है वो अपनी इस पदयात्रा को। धर्मतल्ला पर उसके बाद उन्होंने अटैक किया है खुद सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर पे और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की रैली की जो विशाल जनसभा थी उसमें देखा गया कि उसमें कितनी भीड़ थी, उसमें भीड़ बिल्कुल नहीं थी कि जितनी की यहाँ पर धर्मतल्ला में मौजूद है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उन्होंने सीधा हमला किया और कहा कि जब क्रूड ऑयल का दाम, जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हुआ था तब उस वक्त जो है यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल का तो तमाम वो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उन्होंने उठाया। महिला सुरक्षा, आज महिला दिवस था, ऐसे में महिलाओं का जो वोट बैंक को साधने की कोशिश की ममता बनर्जी ने और इस बाबत महिलाओं को लेकर उन्होंने पदयात्रा किया। 4 किलोमीटर का ये लंबा पदयात्रा था और इसमें कई ऐसे टॉपिक थे महिला सुरक्षा को लेकर जो मंच से ममता बनर्जी ने कहा है और उस महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और साथ में यूपी और तमाम दूसरे स्टेट जहां पर बीजेपी की सत्ता है उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा कि वहां का क्राइम रेट देख रहे और यहाँ का क्राइम रेट देख रहे। तो ये वो टॉपिक है, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को, बीजेपी को उन्होंने घेरने की कोशिश की। जो आज का यह रैली था ये सीधे ये था कि ब्रिगेड मैदान में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसके जवाब के तौर पर इसको देखा जा रहा है। जी, अब पश्चिम बंगाल की ये जो सियासी लड़ाई है अपने उरूज पर पहुंची हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए भी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रचार के लिए पार्टियां अलग अलग तरीके के हथकंडे भी अपना रही है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद वहां की गलियां, चौराहे पार्टियों के पोस्टरों से अटे पड़े। ऐसे में आज बंगाल में चुनाव आयोग भी एक्शन में दिखाई दिया है। पोस्टर पॉलिटिक्स पर आयोग की कड़ी नजर है और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर टीएमसी के झंडे और पोस्टर भी हटाए। और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग की यह सख्ती सिर्फ टीएमसी पर ही बरती जा रही है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के मकसद से चुनाव आयोग उन तमाम पार्टियों के झंडे, बैनर उतार रहा है जिन्हें आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं माना गया है। राज्य में 26 फरवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। और आचार संहिता लागू होते ही पब्लिक प्रॉपर्टी पर पोस्टरों को अब नहीं लगाया जा सकता और इसीलिए चुनाव आयोग इस तरह की सख्त कार्रवाई कर रहा है।
क्या निर्देश क्या है चुनाव आयोग की तरफ से? पीसीआई के जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। हाँ। इसके ज़्यादा आपको जो एसओपी गाइडलाइंस वगैरह है वो नहीं तो किसी भी पार्टी के झंडे बैनर अगर सार्वजनिक जगहों पे तो आप हटा रहे जो हैं। भी डिफेसमेंट हो रहा है कोलकाता के अंदर उन सभी को हटाया जा रहा है। अच्छा, चाहे वो किसी पार्टी के हों। हाँ, जो भी। ये जो कर्मचारी हैं जो आगे हैं ये पूछते हैं चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई इस होर्डिंग को हटाना है कि नहीं, ये किसी की घर पे प्राइवेट लगा है, पब्लिक प्रॉपर्टी। अब इन्होंने बता दिया कि देखिए पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको हटाना होगा। अब उसको देखिए तोड़ दिया गया एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी तोड़ करके बाकायदा पिलास के साथ, कैंची के साथ, ये सब कुछ लेकर के इलेक्शन कमीशन की टीम चल रही है। देखिए अब इसको भी यहाँ पर ममता बनर्जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, ये नीचे गिराई जा रही है और इसको भी उस ऑटो में रख दिया जाएगा जो एक मिनी ट्रक है। ऑटो क्या, मिनी ट्रक है वो। और देखिए झंडे भी उसी तरह से, झंडों को भी नीचे उतारा जा रहा है और पूरा वीडियोग्राफी हो रही है इस बात की। इस बात की वीडियोग्राफी इसलिए हो रही कि अगर कोई इसमें दिक्कत करे, परेशानी करे तृणमूल कांग्रेस का या फिर बीजेपी का, जिसके भी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, अगर वो यहाँ आए और कुछ रुकस क्रिएट करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। किसी ने कोई प्रतिरोध अब तक नहीं किया है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की टीम के लगभग 1 दर्जन सदस्य हैं और 2 गाड़ियाँ देखिए यहाँ ऑन इलेक्शन ड्यूटी, 2 गाड़ियाँ हैं। जो ऑब्जर्वर हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। दोनों गाड़ियों में से लोग नीचे आकर के और सारी जितने भी झंडे पोस्टर बैनर लगे हुए, और दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता किसी रैली के लिए जा रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि उनका झंडा उतारा जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए कौतूहल कितना है, सब लोग इधर ही देख रहे हैं कि उनके झंडे को क्यों उतारा जा रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी भी कोलकाता में गलियों में ऐसा ही कुछ देख रहे हैं जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमित, विधानसभा का चुनाव है, स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन जो जनता देख रही है, सुन रही है, वो ये कि कैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन अब साथ ही साथ पोस्टर, बैनर और फोटो की पॉलिटिक्स हो रही है। क्या इसी तक सीमित दिखाई दे रहा है अब ये पूरा जमीनी स्तर पर सियासी घटनाक्रम? देखिए प्रशांत, विधानसभा में अगर देखा जाए तो बीजेपी के केवल 3 सदस्य हैं, लेकिन टीएमसी भी बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देख रहा है। जहां विधानसभा में नंबरों की बात करें तो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों की नंबर काफी ज्यादा तादाद में है बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी का केवल 3 है, लेकिन ममता उतना अटैक लेफ्ट और बीजेपी पर नहीं करती है, आईएसएफ पर उतना अटैक नहीं करता है जितना वो बीजेपी पर। जो आज उनका तेवर था, जो उन्होंने धर्मतल्ला के मंच से जो जिस तरीके का बयान दिया है एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर, क्राइम को लेकर, ये वो तमाम तो सीधे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है, कल ब्रिगेड मैदान में प्राइम मिनिस्टर की जो रैली थी उसको लेकर जो उन्होंने हमला किया, जो लगातार बयान दिया है, तो इससे साफ है कि बीजेपी को वो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मानती थी। और रहा बात पोस्टर का, तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं इस बात का डर था बीजेपी को लेकर, और इसी वजह से शायद उनकी जो टीम थी, प्रशांत किशोर की टीम, उन्होंने पूरे कोलकाता में हर एक जगहों पर जो ममता बनर्जी का होर्डिंग, पोस्टर लगा दिया। एक तो होर्डिंग वो होते हैं जो पेड होते हैं, पेड वाले होर्डिंग अभी भी बरकरार है, लेकिन जो होर्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज पर लगाई गई थी एमसीसी के लागू होने के बाद, अब चुनाव आयोग ने उन पब्लिक प्रॉपर्टीज पर जो होर्डिंग लगाई गई थी उसे हटाया है। केवल टीएमसी का ही नहीं हटाया है, बीजेपी का भी हटाया है, लेफ्ट का भी हटाया है, कांग्रेस का भी हटाया है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव करवाता है और वो एमसीसी का जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए चुनाव आयोग के सामने ये जिम्मेदारी भी है चुनाव आयोग की, जहां कहीं से इस तरह की शिकायत आती हो या वो खुद संज्ञान लेते हुए समझे कि आचार संहिता का उल्लंघन है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सत्ता तक पहुंचने की लड़ाई अपने उरूज पर पहुंचती दिखाई दे रही है, क्योंकि बंगाल की सियासत में ये किला फतेह करने के लिए बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाना ममता बनर्जी के लिए भी अब टेढ़ी खीर साबित होने लगा है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में उमड़े इस जनसैलाब के बाद तो अब यह तक दावा किया जाने लगा है कि बंगाल से टीएमसी की विदाई तय है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन सा चक्रव्यूह है जिसने बंगाल में टीएमसी की राहों को अब और ज्यादा मुश्किल कर दिया है। बंगाल का सबसे बड़ा सियासी चक्रव्यूह, टीएमसी को घेरने का सबसे बड़ा प्लान, बंगाल के चुनावी दंगल पर सबसे बड़ी खबर।
इतना गुस्सा क्यों? राग केनो दीदी, कोथाए घाल दो, ये तो राग केनो दीदी। बंगाल के सियासी समर का ये वो गाना है जिसने टीएमसी की तिलमिलाहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। বদলা নয় বদল এসেছে দিদি গুসা কিউ আবার বদলের সময় এসেছে দিদি গুসা কিউ। होली से पहले टीएमसी के साथ इस ठिठोली भरे गाने को बीजेपी ने ट्वीट कर जारी किया है। অপেক্ষাতে আরে রাগ কেন দিদি নীল সাদাতে রাগ দিয়ে দিলে কলকাতা। न सिर्फ इस गाने में बंगाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं, बल्कि ममता बनर्जी के गुस्से पर भी चुटकी ली गई है। चुनावी कैंपेनिंग के इस गाने को बीजेपी ने उस वक्त ट्वीट किया है जब पीएम मोदी एक दिन पहले ही ब्रिगेड मैदान से ममता बनर्जी की हार का ऐलान कर चुके हैं। বদলের রং বদল হলো দিদি গুসা কিউ। ममता बनर्जी की स्कूटर यात्रा पर चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी के इस सफर का अंत भी नंदीग्राम में ही होने वाला है। दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें बंगाल का हर मुद्दा शामिल है, लेकिन जिन 10 मुद्दों को टीएमसी के खिलाफ एक बड़ा हथियार माना जा रहा है उनमें भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, बेरोजगारी, सियासी हिंसा, घुसपैठ, आतंक, तुष्टीकरण और अन्याय जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, अन्याय, अन्याय। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक तरफ पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया, तो वहीं बीजेपी में शामिल हुए सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने चिर परिचित अंदाज में ममता सरकार को घेर लिया। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। बंगाल में टीएमसी की घेराबंदी के लिए मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री को भी बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने आखिर क्यों बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी, वाई बीजेपी? Yes.
You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो आखिर कब से बीजेपी के प्रचार की कमान संभालने जा रहे हैं। How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me that start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day. I want you to start that day. इतना ही नहीं, सीएम पद की दावेदारी पर किए गए सवाल का भी मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी ही साफ गोई से जवाब दिया। I'm a man of protocol. I believe in protocol. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. हालांकि टीएमसी का दावा है कि मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. बंगाल चुनाव में इस बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पहले ही मुसीबतों से घिरी है। लगातार पार्टी के नेता टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी के सामने इस बार एक सीट बचाने की चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी खुद की नंदीग्राम सीट ही है, जहां टीएमसी के बागी और ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुवेंदु अधिकारी ही उन्हें चुनावी टक्कर दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो चक्रव्यूह तैयार किया है उसमें शुवेंदु अधिकारी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी को घेरने के लिए एक चक्रव्यूह बीजेपी ने तैयार किया, लेकिन ममता बाहर की पार्टी का आरोप बीजेपी पे लगाती हैं। ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल हो गए। कोलकाता में एक दिन पहले हुई प्रधानमंत्री की रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का दामन थामा है। वो पीएम की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान के मंच पर पहुंचकर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। मिथुन ने टीएमसी में जाने को अपना खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मिथुन को बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा थमाया, भगवा पटका पहनाया और अब इतना तो साफ है कि बीजेपी को एक बड़ा बंगाली चेहरा जो ढूंढ रही थी उसकी तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च को है, पहले चरण का, और बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन को असली कोबरा वो खुद को कहते नजर आए इसी मंच से। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। और इसी मंच से बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन ने ऐलान कर दिया कि मैं पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा हूं। फिल्मी हस्तियां इस तरह के डायलॉग मंच से बोलती हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सियासत में और खासतौर पर अब बीजेपी में मिथुन के आने के मायने क्या हैं। ममता बनर्जी बंगाल में बाहरी का मुद्दा लगातार उठाती रही हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा स्थानीय नेता नहीं है, बंगाल का स्थानीय चेहरा नहीं है, उन्हें सुपरस्टार का दर्जा हासिल है, जो मिथुन चक्रवर्ती अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बंगाल में मिथुन के प्रशंसकों की एक बड़ी तादाद है। मिथुन चक्रवर्ती की ना सिर्फ एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि एक बड़ा तबका तो
उन्हें रोल मॉडल तक मानता है। मिथुन को महागुरु के भी नाम से जाना जाता है। कला संस्कृति से बेहद करीबी रिश्ता उनका है। और इतना ही नहीं, उन्हें सियासत का भी अनुभव है। वो टीएमसी की तरफ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन बंगाल के बाद उत्तराखंड से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी में सियासी उठापटक के बीच दिल्ली में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी आलाकमान से मुलाकात करने वाले हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज ही दिल्ली पहुंचे और उत्तराखंड के 4 मंत्री और 10 विधायक पहले से दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले राजनीतिक संकट को देखते हुए बीजेपी ने भी अपने 2 पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दुष्यंत कुमार, दोनों को देहरादून भेजा था। दोनों पर्यवेक्षकों ने देहरादून में बीजेपी के दूसरे और नेताओं से भी बातचीत की है और पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को दिल्ली में सौंप दी। आप क्या चला रहे हो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूं। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी, इस समय वो खुद दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड बीजेपी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ किसी भी तरह की नाराजगी से साफ इनकार किया है। उत्तराखंड संकट पर बात करते हैं राज्य के मंत्री अरविंद पांडे जी से। अरविंद जी, ऐसा क्या संकट आ गया? प्राकृतिक आपदा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। 4 मंत्री यहाँ पे हैं, 10 विधायक यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ गए हैं। आज अचानक से ऐसा क्या हलचल हो गई? मुझे अभी तक किसी यहाँ मंत्री होने की या विधायक होने की कोई मेरे पास जानकारी नहीं है, ना मैं किसी से मिला हूँ। मैं तो यहाँ व्यक्तिगत हमारे एक मित्र हैं, उनके बेटे की शादी थी मंडोला गांव में, तो कल शादी थी। मैं उसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए आया हूँ। और रही बात राजनीतिक उठापटक की या कोई गतिरोध बड़ा हो गया है, ऐसा भाई हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं आया। हम लोग तो भाई साहब आप लोगों से ही सुना है। रही बात यहाँ विधायकों की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री के आने की, तो जहाँ 57 विधायकों की बहुमत की गवर्नमेंट, 70 में से 57 विधायकों की गवर्नमेंट जहाँ चल रही हो, तो निश्चित ही जो जनता वहाँ चाहती है उसके अनुरूप प्रदेश को नई दिशा देना, विकास के नए आयाम देना, यह सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। और जब चुनाव का वक्त हो, 1 साल अभी बचा हुआ है, इस चुनावी वर्ष में बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, तो उससे बड़े फैसले लेने के लिए स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री जी का या मंत्रियों का अपने केंद्र के अधिकारियों से मिलना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे सामंजस्य बनाना, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है।